किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली यात्रा के दौरान एग्रीकोला मेडल पुरस्कार से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के अन्नदाताओं को है समर्पित। तकनीक है भारतीय कृषि की नई ताकत। ड्रोन तकनीक से फसलों की निगरानी हुई आसान। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिशन कीवी ऑफ अरुणाचल प्रदेश किया लॉन्च। कहा कि कीवी की गुणवत्ता बढ़ाना, उत्पादन को नई तकनीक से जोड़ना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है मिशन कीवी का लक्ष्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहद किसानों के लिए भावांतर योजना राशि की जारी। 30 किसानों के खातों में पहुंचे 1.02 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल खेती पर न रहे आश्रित, पशुपालन भी करें। मध्य प्रदेश में गेहूं किसानों को बड़ी राहत। अब 23 मई के बजाय 28 मई तक होगी गेहूं की खरीद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है ये फैसला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली यात्रा के दौरान खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय का दौरा किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल के एग्रीकोला मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। FAO के गठन के साथ ही ये सम्मान की शुरुआत 1977 में हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए फूड सिक्योरिटी पॉलिसी मैटर नहीं, ये एक मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। उन्होंने भारत में कृषि सिर्फ फसल उगाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मदर अर्थ से गहरे संबंध को दर्शाता है और इसीलिए ये पुरस्कार देश के अन्नदाताओं को समर्पित है। टेक्नोलॉजी आज इंडियन एग्रीकल्चर की नई ताकत बन रही है। एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम्स, ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज और सेंसर बेस्ड मशीनरी भारत में खेती को स्मार्टर और डेटा ड्रिवन बना रहे हैं। आज गांव का छोटा किसान भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए वेदर अपडेट्स, क्रॉप एडवाइजरी और मार्केट इंफॉर्मेशन तक पहुंच रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक भारतीय कृषि की नई ताकत है। एडवाइजरी सिस्टम, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग तकनीक भारत में खेती को स्मार्ट और डेटा ड्रिवन बना रही है। मोबाइल तकनीक के जरिए क्रॉप पहुंच रहा है और भारतीय क्लाइमेट रिजिलियंट बन रहा है और बीते 10 साल में 3000 क्लाइमेट रिजिलियंट विकसित की गई हैं। भारत का अनुभव दुनिया को यह दिखा रहा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन एक दूसरे को भारत का अनुभव दुनिया को यह दिखा रहा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और साइंस ड्रिवन एग्रीकल्चर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मजबूत आधार बन सकता है।
और प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्यूचर ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूसर मोर में नहीं, प्रोड्यूसर बेटर में है और इसी सोच के साथ बायो डाइवर्सिटी बढ़ाने और केमिकल कम करने पर बल दिया जा रहा है। भारत का अनुभव दिखा रहा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ चल सकते हैं। साइंस ड्रिवन एग्री मजबूत आधार बन सकता है। आज भारत में कृषि का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। भारत फूड सरप्लस नेशन होने के साथ साथ वैश्विक फूड सिक्योरिटी में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मिल्क और स्पाइस प्रोडक्शन में भारत सबसे आगे है। चावल, गेहूं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कॉटन के उत्पादन में भी भारत अग्रणी देशों में शामिल है। भारत के कृषि निर्यात 2020 में $35 बिलियन से बढ़कर पिछले वर्ष $51 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फूड सरप्लस नेशन होने के साथ ही वैश्विक में योगदान दे रहा है। मिल्क, चावल, गेहूं, फ्रूट, कॉटन में भारत अग्रणी है और कृषि निर्यात में 2020 में $35 बिलियन से बढ़कर $51 बिलियन पर पहुंच गया है। भारत का अनुभव दुनिया को यह दिखा रहा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और साइंस ड्रिवन एग्रीकल्चर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मजबूत आधार बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली यात्रा के दौरान मोरस निग्रा, जैसे सामान्य भाषा में काला शहतूत या तूत कहा जाता है, उसका पौधा लगाया। और मोरस निग्रा भारत और इटली को मुख्य रूप से खान-पान, औषधि और सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से आपस में जोड़ता है। दक्षिण पश्चिमी एशिया में उपज होने के कारण काला शहतूत, जिसे भारत में कृष्णा तूत भी कहा जाता है, बेहद मीठे, रसीले और गहरे बैंगनी रंग के फल देता है और इटली में इसका उपयोग शानदार डेजर्ट्स यानी कि मीठा बनाने के लिए किया जाता है। तो वहीं भारत में आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में इसका बहुत अधिक महत्व है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने देश भर में वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के प्रसार, AI आधारित कृषि परामर्श सेवाओं के विस्तार तथा किसान क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत की अग्रणी एग्रीटेक कंपनी एग्रोस्टार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने की, जबकि उप महानिदेशक डॉक्टर राजवीर सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये पहल कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल हानि में कमी, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, खेती की लागत में कमी तथा किसानों के लिए बेहतर बाजार के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगी। समझौते के तहत एग्रोस्टार और ICAR तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण, वैज्ञानिक फसल निदान प्रणाली, किसान परामर्श सेवाओं, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, फील्ड ट्रायल्स तथा कृषि प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक विस्तार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे और इनमें उन्नत फसल किस्मों के हाइब्रिड्स, जैविक नवाचारों तथा सूक्ष्मजीवी आधारित अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे टिकाऊ कृषि पद्धतियों को मजबूती मिल सके। केंद्र सरकार लगातार पूर्वोत्तर के विकास और वहां कृषि को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश को कीवी उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिशन कीवी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लॉन्च किया
और इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कीवी का उत्पादन करने वाले किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मिशन कीवी का लक्ष्य कीवी की गुणवत्ता बढ़ाना, उत्पादन को नई तकनीक से जोड़ने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मिशन कीवी अरुणाचल प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अरुणाचल प्रदेश की क्षमता कीवी के उत्पादन में अपार है। जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, इसी सोच और विचारधारा के संकल्प पर हमारी कीवी की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की स्कीम के अंतर्गत 170 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास आज किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार हो, डोनर मंत्रालय हो, नाबार्ड हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हो, अनेक मंत्रालयों को साथ में लेकर ये योजना संपूर्ण कीवी प्रोडक्शन की वैल्यू चेन के ऊपर आधारित है। उत्पादन की क्षमता को भी हम बढ़ाएंगे, प्रोसेसिंग की क्षमता को भी हम बढ़ाएंगे और इससे हमारे किसानों की आय को 5 से 8 गुना ज्यादा बढ़ाने की लक्ष्य हम लोग ने निर्धारित की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहद उत्पादन करने वाले किसानों को राज्य सरकार से भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का वादा किया था और जिसे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के 30 मधुमक्खी पालकों के बैंक खातों में 1.02 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मधुमक्खी पालन से अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। किसान केवल खेती पर आश्रित न रहें, उन्हें पशुपालन भी करना चाहिए ताकि अतिरिक्त कमाई हासिल हो सके। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर किसानों के लिए राहत की खबर है। जिन किसानों ने 23 मई तक अपना स्लॉट बुक कर लिया है, वे अब 28 मई तक अपना गेहूं बेच सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तारीख 23 मई तक तय की गई थी, जिसे अब 28 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसान हित में लगातार काम कर रही है और यह फैसला किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके गेहूं खरीदी में बीते वर्ष 75 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस साल हम लगभग 100 लाख टन के साथ अपनी खरीदी पे आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक जो मुझे जानकारी आज तक मिली है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों से अगर गेहूं खरीदा गया है तो हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश में खरीदा गया है और अभी तक 91 लाख अर्थात 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं को हमने परचेस कर लिया है। ऐसे में 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ, हमारी अपनी ये किसानों हितैषी सरकार है। किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं। ऐसे में आप किसान भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप चिंता मत करो, आपके गेहूं का हमने जो स्लॉट दिया है उस स्लॉट में सबको खरीदने का प्रबंधन हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 11,608.47 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदा, बारिश, सूखा, ओलावृष्टि और दूसरी समस्याओं से होने वाले नुकसान में आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि प्रति किसान प्रति मौसम कम से कम 1,000 रुपए की दावा राशि दी जाएगी और इसके साथ ही 1,000 रुपए की अंतर राशि भी राज्य सरकार वहन करेगी और इसे छोटे और गरीब किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आगामी खरीफ सीजन को लेकर किसानों ने खेतों की तैयारी तेज कर दी है। कई क्षेत्रों में इस समय गर्मी की गहरी जुताई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो वहीं कई प्रगतिशील किसानों ने कपास,
की बुआई भी शुरू कर दी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल बीएम प्लग से की गई गहरी जुताई भूमि की सेहत सुधारने और उत्पादन बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होती है। गर्मी में गहरी जुताई यानी कि डीप प्लोइंग के फायदे सहायक निदेशक उद्ययन बीकानेर मुकेश गहलोत के अनुसार गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के कई वैज्ञानिक लाभ हैं, जैसे कि जल धारण क्षमता में वृद्धि और इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे भूमि में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है और कीट और रोग से मुक्ति मिलती है। तेज धूप के प्रभाव से खेत में मौजूद खरपतवारों के बीच हानिकारक कीटों के अंडे और मृदा जनित रोग काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। और ढलान के विपरीत जुताई करने से खेत में ढलान के विपरीत दिशा में जुताई करने से वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होता है और मिट्टी का कटाव भी रुकता है। एक कप चाय सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की दिनचर्या, मेहमान नवाजी और सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा है। सुबह की शुरुआत हो, दफ्तर की थकान हो या दोस्तों की महफिल, चाय हर मौके पर मौजूद रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय का नाम एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। आखिर क्यों भारत के लिए खास इंटरनेशनल टी डे? आइए देखते हैं। भाप उड़ाती चाय, कुल्हड़ की खुशबू और हर नुक्कड़ पर चाय की चुस्कियों के बीच चलती बातें। हिंदुस्तान में चाय सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। यही वजह है कि 21 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भारत के लिए खास मायने रखता है। लंबे समय तक कई चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक मान्यता हासिल नहीं थी। ऐसे में भारत ने पहल करते हुए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के माध्यम से इस दिवस को औपचारिक मान्यता देने का प्रस्ताव रखा। भारत की इस पहल का मकसद चाय उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका, ग्रामीण विकास और टिकाऊ कृषि की अहमियत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2019 में 21 मई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। भारत में चाय सिर्फ चुस्कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था का भी अहम हिस्सा है। देश के 15 राज्यों में चाय की खेती होती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, जबकि उत्तर पूर्व के कई राज्य भी चाय उत्पादन के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। साल 2025 में भारत ने करीब 13,70,000 टन चाय का उत्पादन किया। इसमें अकेले असम का योगदान 50% से ज्यादा रहा, जबकि पश्चिम बंगाल ने करीब 30% हिस्सेदारी निभाई। भारत दुनिया में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और कुल चाय उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। भारत की चाय अब सिर्फ देश की पसंद नहीं बल्कि दुनिया का स्वाद भी बन चुकी है। भारत से चाय निर्यात लगातार बढ़ोतरी के रास्ते पर रहा है, जिसमें मात्रा और मूल्य दोनों में मजबूती देखने को मिली है। वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 2.63 लाख टन चाय का निर्यात किया, जिससे 7,817.58 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। 2024 में वैश्विक चाय निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 13.13% रही, जबकि दुनिया में चाय उत्पादन में भारत का हिस्सा 18.43% था। संयुक्त अरब अमीरात, इराक, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और ईरान भारतीय चाय के बड़े बाजार हैं। एक कप चाय के पीछे लाखों हाथों की मेहनत छिपी होती है। देश के संगठित चाय क्षेत्र में करीब 11,56,000 श्रमिक काम करते हैं, जबकि करीब 2.5 लाख छोटे चाय उत्पादक इस उद्योग से जुड़े हैं। ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, फैक्ट्री और चाय दुकानों जैसे सहायक क्षेत्रों में 5 से 6 लाख लोग अप्रत्यक्ष रोजगार से जुड़े हैं। खास बात यह है कि चाय बागानों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस उद्योग की ताकत मानी जाती है। सरकार भी टी बोर्ड के जरिए चाय विकास एवं संवर्धन योजना चला रही है, जिसके तहत गुणवत्ता सुधार, छोटे चाय उत्पादकों को सहायता, जैविक खेती, मिनी टी फैक्ट्री
और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बदलते समय के साथ चाय की दुनिया भी बदल रही है। कड़क दूध वाली चाय के साथ अब ग्रीन टी, हर्बल टी और ऑर्गेनिक टी का चलन बढ़ रहा है। टी कैफे और नए टी स्टार्टअप्स युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। यानी एक कप चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भारत के निर्यात और दुनिया में देश की पहचान की पूरी कहानी खुली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान इस मौसम में अमेरिकी कपास और बीटी कपास की बुवाई कर लें। हरियाणा के किसान पत्तेदार सब्जियों, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई और मूली की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर किसान सभी फसलों और सब्जियों की नियमित और आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान सभी पकी सब्जियों की कटाई सुबह और शाम के समय करें। साथ ही यहाँ के किसान कटी हुई फसलों को छाया में रखने के उपाय भी कर लें। दिल्ली के किसान सभी सब्जियों और फसलों की समयानुसार सिंचाई जरूर करें। साथ ही यहाँ के किसान नर्सरी और बागों को गर्म हवाओं से बचाने के उपाय कर लें। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के किसान कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें। राजस्थान में किसान गन्ने और आम की नियमित सिंचाई करें। साथ ही यहाँ के किसान कपास की विभिन्न किस्मों जैसे देसी, बीटी और अमेरिकी कपास की बुवाई कर सकते हैं। और गुजरात में किसान तिल की पकी फसलों की कटाई कर लें। गुजरात में किसान नर्सरी और छोटे पौधों को धूप से बचाने के लिए हरी छायादार जाली से ढक दें। साथ ही यहाँ के किसान पपीते के फलों को उच्च तापमान से बचाने के लिए इन्हें जूट के बोरों से ढक दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में 5 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट आए हैं। पीएम की यात्रा का अंतिम पड़ाव इटली रहा, जहां भारत इटली के साथ अपने रिश्तों को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO की ओर से वर्ष 2026 का एग्रीकोला मेडल प्रदान किया गया। ये FAO का सर्वोच्च सम्मान है। FAO के महानिदेशक ने ऐतिहासिक FAO प्लेनरी हॉल में प्रधानमंत्री मोदी को ये पदक प्रदान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। आज साइप्रस इंडिया बिजनेस फोरम मुंबई में आयोजित किया गया और इसमें साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार ने आज अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया। सरकार बनने के करीब 2 सप्ताह के बाद हुए इस विस्तार में 23 नए सदस्यों को शामिल किया गया। चेन्नई के लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुभेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में इसकी घोषणा की। मदरसा शिक्षा निदेशालय ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर बताया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है और इससे पहले सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में भी वंदे मातरम को अनिवार्य किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। उनकी यात्रा का आज अंतिम दिन है और इस दौरान उन्होंने पाजू स्थित कोरियाई युद्ध स्मारक पर स्मारक साइनेज का अनावरण किया और वीर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।